हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ का यह है पार्ट 43। क्वेश्चन नंबर 2101 से क्वेश्चन नंबर 2150 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SNAP स्टीम से PDF डाउनलोड के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं भाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 43। क्वेश्चन नंबर 2101. The concept of life chances has been given by. जीवन संभावना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लाइफ चांसेस, ये भी एक मतलब की टर्म है, तो इसे भी हम पहचान सकते हैं। किसी भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन में ये लाइफ चांस या लाइफ चांसेस इस टाइप का जो की टर्म आएगा उन्हें हम पहचान सकते हैं। ऑप्शन है ए दुर्खिम, बी वेबर, सी मार्स और डी मोनो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेबर, मार्क्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 2102। जीवन की संभावनाएं, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। लाइफ चांसेस वुड रेफर टू वंस। जीवन की संभावनाएं किसी के क्या दर्शाती है? ऑप्शन है ए इनहेरिटेंस, बी एजुकेशन, सी स्किल्स और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब लाइफ चांसेस, जीवन की संभावनाएं, तो विरासत में आप जो मिला आपको, शिक्षा एजुकेशन के जरिए जो भी आप चांसेस आपको मिला, स्किल के जरिए, तो आप लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये चांसेस मतलब ये जो संभावना है, इसे आप यूटिलाइज करके आपका लाइफ को आप मतलब बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो यही है लाइफ चांसेस। क्वेश्चन नंबर 2103। अकॉर्डिंग टू होम वाज स्लेवरी एन इंडस्ट्रियल सिस्टम? दास प्रथा किसके अनुसार एक औद्योगिक व्यवस्था थी? ए स्कोर, बी रेडफील्ड, सी मॉर्टन, डी नेबोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरमन जेरेमियस नेबोर। उनकी जो बुक था स्लेवरी एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम 1900 में पब्लिश हुआ था। हरमन जेरेमियस नेबोर, उनके किताब है एक औद्योगिक प्रणाली के रूप में दास्ता। क्वेश्चन नंबर 2104। हु डिक्लेयर दैट प्रॉपर्टी इज थेफ्ट? किसने घोषित किया कि संपत्ति चोरी का है? मतलब जो भी आप कमा रहे हो वो चोरी का माल है, या जो भी मतलब कमा नहीं, मतलब जो संपत्ति आपका है, आप बोल रहे कि ये प्रॉपर्टी मेरा है तो ये चोरी का माल है। ऑप्शन है ए मार्स, बी लेलिन, सी एंजल्स और डी प्राउधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राउधन। Property theft is a slogan coined by French anarchist Pierre Joseph Proudhon in his 1940 book What is Property? संपत्ति चोरी का है फ्रांसीसी अराजकतावादी पियरे जोसेफ प्राउधन द्वारा अपने 1840 की पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में गढ़ा गया एक नारा है। उनके जो किताब था व्हाट इज प्रॉपर्टी, उसी में इस टाइप का ये स्लोगन दिए थे कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। जो भी आप प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि आपका ये प्रॉपर्टी है तो चोरी का है, तो आपका ये चोरी का माल है। क्वेश्चन नंबर 2105। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज सपोर्टेड बाय।
संपत्ति के अधिकार का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? ए आडम स्मिथ, बी स्पेंसर और सी जे.एस. मिल और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे एडम स्मिथ, हार्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल ये सारे राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2106, हु हैज रिटन मोरल्स इन इवोल्यूशन? मोरल्स इन इवोल्यूशन किसने लिखा है? मोरल्स इन इवोल्यूशन। ए बोटोमो, बी हॉबहाउस, डी डोमो और डी दुर्खेम, सी डोमो डी दुर्खेम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लियोनार्ड ट्रेलौनी हॉबहाउस। लियोनार्ड ट्रेलौनी हॉबहाउस इसने लिखा है किताब मोरल्स इन इवोल्यूशन। मोरल्स इन इवोल्यूशन, ए स्टडी इन कंपैरेटिव एथिक्स। Question number 2107, whom has Hobhouse defined as a man whom law and custom regard as the property of another? Hobhouse ने किसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति के रूप में मानते हैं। वो जो इंसान, ये मैन, तो वो दूसरे किसी का प्रॉपर्टी है, दूसरे किसी का मतलब संपत्ति है। ए हस्बैंड, बी ए स्लेव, सी ए शूद्र और डी ए वर्कर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए स्लेव, एक गुलाम, दास। तो उसे दूसरों का प्रॉपर्टी माना जाता था क्योंकि उसे खरीदा बेचा जा सकता था। स्लेव जैसे प्रॉपर्टी को आप चीज़ को, थिंग को जैसे आप परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वैसे स्लेब को भी परचेस सेल कर सकते हैं, आज ए प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2108, हु ऑब्जर्व्स दैट इंडियन फ्यूडलिज्म रिमेन्ड फिजिकल एंड मिलिट्री इन कैरेक्टर, इट वाज नॉट मैनोरियल? कौन देखते हैं कि भारतीय सामंतवाद राजकुशियों और सैन्य चित्र में बना रहा, चरित्र में, सैन्य चरित्र में बना रहा, ये जागीर नहीं था? ए वाइज, बी लानर, सी के.एस. सेल्वंकर और डी मौजूमदार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के.एस. सेल्वंकर। तो ये जो रामकृष्ण मुखर्जी, रूपाली मुखर्जी, उनके जो किताब है राइज एंड फॉल ईस्ट इंडिया, वो किताब में ये के.एस. सेल्वंकर का ये स्टेटमेंट भी उन्होंने उल्लेख किया है। रामकृष्ण मुखर्जी, रूपाली मुखर्जी की जो पुस्तक है राइज एंड फॉल ईस्ट इंडिया, तो उसमें ये स्टेटमेंट उल्लेख किया गया है के.एस. सेल्वंकर का। Question number 2109, who has remarked that the Varna resembled feudal estates in certain respects? किसने टिप्पणी की है कि वर्ण कुछ मामलों में सामंती जागीर से मिलते जुलते थे? ए वाइज, बी सेनात, सी दुर्खेम और डी लानोय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेनात। सेनात ने ऐसे रिमार्क किया कि सेनात हैज रिमार्क्ड दैट द बर्न रिजेम्बल्ड फ्यूडल स्टेट्स इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स। सेनात ने टिप्पणी की कि बर्न कुछ मामलों में सामंती जागीर से मिलते जुलते थे। क्वेश्चन नंबर 2110, हु हैज रिटन कास्ट इन इंडिया? कास्ट इन इंडिया किसने लिखा है? ए जे.एच. हॉटन, बी श्रीनिवास, सी पानिकर और डी रोजर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉन हेनरी हटन। जॉन हेनरी हटन ने यह किताब लिखा है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, जॉन
हेनरी हटन। क्वेश्चन नंबर 2111, हु हैज रिटन इंडियन विलेज? इंडियन विलेज किसने लिखा है? ए हटन, बी होमन्स, सी एस.सी. दोबे और डी सेनाथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामाचरण दोबे, एस.सी. दोबे। वो स्टडी किए थे जो समीरपेट विलेज, तब का तेलंगाना, अभी जो तब का आंध्र प्रदेश, अभी का जो तेलंगाना स्टेट में है नियर हैदराबाद, वो समीरपेट विलेज स्टडी किए थे एस.सी. दोबे, श्यामाचरण दोबे जी। क्वेश्चन नंबर 2112, द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स हैज बीन गिवन बाय? परिसंचरण अभिजात वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स, ए मिल्स, बी प्यारेटो, सी दोबे और डी सेनाथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेडो प्यारेटो। प्यारेटो ने ये जो थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स दिए थे। द सर्कुलेशन ऑफ एलिड इज ए थ्योरी ऑफ रेजिम चेंज described by Italian sociologist विल्फ्रेडो प्यारेटो। अभिजात वर्ग का परिसंचरण इतालवी समाजशास्त्री विल्फ्रेडो प्यारेटो द्वारा वर्णित शासन परिवर्तन का एक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2113, हु हैज रिटन सोशल ऑर्गेनाइजेशन? सामाजिक संगठन किसने लिखा है? ए मार्स, बी आर.एच. लोई, सी चार्ल्स गोर और डी ताओने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर.एच. लोई। सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड 1909 में ये चार्ल्स हटन कोले ने लिखा था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये हेडिंग में ये जो किताब पब्लिश हुआ था 1948 में बाई आर.एच. लोई। सामाजिक संगठन बड़े दिमाग का एक अध्ययन, ये 1909 में चार्ल्स हटन कोले लिखे थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो 1948 में लिखा गया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन केवल उसका जो टाइटल था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये आर.एच. लोई ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2114, हु हैज रिटन व्हाइट कॉलर? व्हाइट कॉलर सफेद पोस्ट किसने लिखा है? ए आलन थोरेन, बी वेवर, सी राइट मिल्स और डी वेली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइट मिल्स। ये व्हाइट कॉलर पावर एलिट्स, ये सी राइट मिल्स ने लिखे हैं। व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस 1951 में पब्लिश हुआ था सी राइट मिल्स के द्वारा। व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास 1951। इंडियन मिडिल क्लास के बारे में किताब जो लिखे थे वो लिखे थे बीवी मिश्रा। इंडियन मिडिल क्लास कैसे ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, कैसे जो मिडिल क्लास या मिडिल कैटेगरी जैसे लॉयर्स हुए, टीचर्स हुए, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो मिडिल क्लास कैसे चेंज, सोसाइटल चेंज में कैसे शामिल होते हैं, उस टाइप का बहुत सारे ये जो मतलब इंडिया में जो लिखे थे बीबी मिश्रा, तो फोकस किए थे जैसे मिडिल क्लास, जैसे टीचर हुए, डॉक्टर हुए, उस टाइप का एजुकेशन या प्रोफेशन को लेके एक क्लास एमर्ज हुआ मिडिल क्लास। और ये जो व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, ये भी सी राइट मेल्स, ये प्रोफेशनल हुई एजुकेशन के जरिए जो एक क्लास उभर के आए प्रोफेशन को लेके उस टाइप का, तो व्हाइट कॉलर। क्वेश्चन नंबर 2115, हु हैज रिटन द पावर एलिट? द पावर एलिट किसने लिखा है? ए टोरेन, बी वेबर, सी फेरेटो और डी सी राइट मिल्स। वही सेम है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सी राइट मिल्स। पावर एलिट are those that occupy the dominant positions in the three pillar institutions
स्टेट सिक्योरिटी, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 1956 में पब्लिश हुआ था ये किताब जो पावर एलिट। तो पावर एलिट ये हैं जो 3 स्तंभ संस्थाओं, राज्य सुरक्षा, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक, ये में प्रमुख पदों पर काबिज हैं। तो ये पावर एलिट बेसिकली जो मिलिट्री पावर एलिट, इकोनॉमिक पावर एलिट, पॉलिटिकल पावर एलिट, ये तीनों के बारे में विस्तार में बताए हैं सी राइट मेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 2116, हु हैज रिटन द एनाटॉमी ऑफ वर्क? एनाटॉमी ऑफ वर्क, काम की शारीरिक रचना, किसने लिखा है? ए कोलका, बी हर्स्कोविच और सी जॉर्जिस फ्राइडमैन और डी थ्योडर काफ्लो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्जिस फ्राइडमैन। जॉर्ज फ्राइडमैन ने लिखा था द एनाटॉमी ऑफ वर्क, लेबर, लेजर एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेशन। ये है पूरा टाइटल किताब का, द एनाटॉमी ऑफ वर्क, लेबर, लेजर एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेशन। इसको हिंदी में ऐसे, मतलब हिंदी में तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ था शायद, तो हिंदी में हम समझेंगे तो कार्य की शारीरिक रचना, श्रम, आराम और स्वचालन के प्रभाव। 1961 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2117, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन वाज रिटन बाय। पुस्तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ए जे.एस. मिल, बी रॉबर्ट टावर्स, सी डेविड रिकार्डो और डी एडम स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने ये किताब लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डेविड रिकार्डो। 1817 में ये बुक पब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 2118, द टर्म अंडर डेवलपमेंट इम्प्लाइज। अविकसित या अल्प विकसित, अल्प विकास का शब्द का अर्थ क्या है? ए social institutions are very backward, B low per capita real income, C high level of economic and technological backwardness, D high population growth। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, लो पर कैपिटा रियल इनकम, कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। बाकी जो है अंडर डेवलपमेंट का मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस आर वेरी बैकवर्ड, ये अंडर डेवलपमेंट का मतलब ऐसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता है। अंडर डेवलपमेंट मतलब नीचे हैं आप, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड है। तो आपका लो पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो है। तो सी में जो है हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, नो नॉट नेसेसरीली। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, नॉट नेसेसरीली। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत से हो गए तो आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको आप ठीक से यूटिलाइज करेंगे तो देश तो डेवलप करेगा ना। तो यूथ जो आ जाएंगे तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके आप स्किल्ड बनाएंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये अंडर डेवलपमेंट का कब बनेगा, जब आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक से मतलब स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तब डेमोग्राफिक डिविडेंड ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाता है। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लो पर कैपिटा रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 2119, जीरो बेस्ड बजटिंग प्रोवाइड्स फॉर ए अर्न। जीरो बेस्ड बजटिंग शून्य आधार बजट में प्रावधान है ए इंक्रीज्ड बजट फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, बी डिक्रीज्ड बजट फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, सी री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स
और डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सभी कार्यक्रमों को, योजना को दोबारा परीक्षा करना, री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, जीरो, फिर आप जीरो से शुरू करेंगे। इस साल में जो बजट आया नेक्स्ट साल में इसको मतलब नहीं दिखा जाएगा, फिर शुरू से शुरू किया जाएगा, जीरो से शुरू किया जाएगा। अभी जो बजट में एलोकेट करेंगे इस फील्ड को, उस फील्ड को, जो भी फील्ड को हम एलोकेट करेंगे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस बजट में किया दिया गया था वो, उसको हम नहीं लेंगे, अब जीरो से शुरू करेंगे। किस ये फील्ड को हमें इतना देना है तो प्रीवियस फील्ड, इसके वो प्रीवियस बजट में कितना एलोकेशन हुआ था वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो जीरो से हम फिर शुरू करेंगे। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग है, प्रीवियस बजट को, उसका एलोकेशन को, कंसिडरेशन को नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2120, इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज देयर इज फॉल इन डेथ रेट नॉट बिकॉज ऑफ। अविकसित देशों में मृत्यु दर में गिरावट किस वजह से नहीं होती है? कौन सा कारण है जो वो कारण के वजह से मतलब डेथ रेट घटता नहीं, तो वो कारण नहीं है। डेथ रेट जो कम होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, बहुत सारे कारण होते हैं, इनमें से कौन सा कारण नहीं है जिसके वजह से डेथ रेट कम होता है? ए, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, बी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन, सी, इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज, डी, इंक्रीज इन द पीपल्स कंसर्न ऑफ देयर लाइफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन द पीपल्स कंसर्न ऑफ देयर लाइफ। अपने जीवन के लिए लोगों की चिंता में वृद्धि, ये एक कॉज नहीं है डेथ रेट फॉल होने में अंडर डेवलप कंट्री में, ये एक कॉज नहीं है। बाकी तीनों कॉज है, डेथ रेट कम होने में वो कॉज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2121, a sustained high rate of growth of an economy depends on। a sustained high rate of growth of an economy depends on। किसी अर्थव्यवस्था की सतत उच्च विकास दर किस पर निर्भर करती है? ए, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, बी, कंटिन्यूअस एमर्जेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, सी, चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सतत उच्च विकास, सस्टेन्ड हाई रेट ऑफ ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस एमर्जेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, नए आविष्कारों और नवाचारों का निरंतर उद्भव। तो अब टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, इनोवेशंस, आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़, तो न्यू इन्वेंशंस जैसे टेक्नोलॉजिकली आप डेवलप हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आपका हाई रेट ऑफ ग्रोथ इंश्योर होगा। क्वेश्चन नंबर 2122, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी? जनसंख्या में कमी का अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव क्या है? ए, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, बी, डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, सी, इंक्रीज इन कंजप्शन, डी, डिक्रीज इन सेविंग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, increase in per capita income, the most likely impact of decrease of population। population डिक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जितना आप इनकम है, जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो जो आता है, तो उसी से हिसाब से जो नेशनल इनकम होता है, तो नेशनल इनकम से मतलब हम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति जो व्यक्ति का संख्या घट जाएगा तो इनकम बढ़ेगा प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।
क्वेश्चन नंबर 2123, एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स व्हेन। एक आर्थिक विकास तब होता है जब, an economic development proceeds when A, the share of primary sector in national product falls, share of primary sector in national product falls, B, the share of secondary sector rises, C, the share of tertiary sector rises, D, all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जो द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन नेशनल प्रोडक्ट्स फॉल्स, राष्ट्रीय उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी गिरती है। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर राइजेस, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती है। द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर राइजेस, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है। ऊपर के सभी जो है करेक्ट आंसर है। अभी जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है, मतलब सर्विस सेक्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है। तो सर्विस सेक्टर के वजह से अभी जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। Question number 2124. In India, during the process of economic development in last 5 decades. In India, during the process of economic development in last 5 decades. भारत में पिछले 5 दशकों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन है ए, the share of manufacturing sector in national product has risen at a faster rate than that of tertiary sector. B, the share of tertiary sector has almost remained constant. C, the share of agricultural sector in national product has registered a decline. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, the share of agricultural sector in national product हैज रजिस्टर ए डिक्लाइन। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लास्ट 5 डिकेड्स में हुआ है, अभी भी रूरल सोसाइटी में जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अभी भी रूरल एरिया में 70% पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अभी भी इंडियन सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, फुल्ली एग्रीकल्चर से मतलब नहीं आ पा रहे हैं लोग। रूरल एरिया में बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारा इंडिया में जो लास्ट 5 डिकेड्स में, हम देखें कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जितना आता था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वो धीरे धीरे कम होने लगा और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा, मतलब शेयर बढ़ा। जीडीपी का शेयर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में से बढ़ा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर घटा जीडीपी में, मतलब उनका शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर, और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का शेयर बढ़ा जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 2125, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, जब एक अर्थव्यवस्था विकसित होती है। ए, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल प्रोडक्ट फॉल्स, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल प्रोडक्ट फॉल्स। बी, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फॉल्स। सी, द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस। डी, ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। जो इकोनॉमी डेवलप होता है तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल प्रोडक्ट कम हो जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिरता है, और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फॉल्स, व्यावसायिक संरचना में कृषि का हिस्सा गिरता है, और द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस, राष्ट्रीय उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ती है। ऊपर के सभी जो है करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2126, इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बिकॉज, भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है क्योंकि ए, द कंट्रीब्यूशन
of agriculture is the highest. B. India lacks basic and key industries. Basic and key industries. C. Public sector is the only source of employment. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि का योगदान सबसे अधिक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट. अभी भी रूरल एरिया में 70% से ज़्यादा लोग कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 2127. द क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट इज. बाजार के आकार का निर्णायक निर्धारक है. जो क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ मार्केट क्या है? ए. मॉनिटरी एक्सपेंशन. बी. इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. सी. प्रोडक्टिविटी. और डी. सेविंग्स. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेविंग्स. ए. प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता. ऑप्शन सी जो है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, वो ही है क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट. ये किसने कहा है? नर्क से कहा है. तो जो नर्क से है तो उन्होंने कहा था कि मतलब स्ट्रेस दिया था, नर्क से स्ट्रेस्ड प्रोडक्टिविटी as the primary determinant of the size of the market. An increase in productivity defined as the output per unit input increases the flow of goods and services in the economy. An increase in productivity increases the flow of goods and services in the economy. नॉक्स से वैसे कहा था कि प्रोडक्टिविटी इज द मतलब प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट. नर्स ने बाजार के आधार के प्राथमिक निर्धारक के रूप में उत्पादकता पर जोर दिया. उत्पादकता मतलब प्रति यूनिट इनपुट आउटपुट के रूप में परिभाषित. उत्पादकता में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव को बढ़ाती है. तो प्रोडक्टिविटी इज द क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट. ये नॉर्स के हिसाब से ये हमें मानते हैं कि नॉर्स ने ऐसे कहा था. क्वेश्चन नंबर 2128. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. आसर्शन है ए. ट्रांसफरेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज विल रिजल्ट इन हायर नेशनल प्रोडक्टिविटी पर हेड. रीजन है आ. प्रोडक्टिविटी पर हेड इन इंडस्ट्रीज इज जनरली हायर दैन इन एग्रीकल्चर. आसर्शन जो दावा है, अभिकथन ए. कृषि से उद्योगों में श्रमिकों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उच्च राष्ट्रीय उत्पादकता होगी. कारण क्या है? उद्योगों में प्रति व्यक्ति उत्पाद का सामान्यतः कृषि की तुलना में अधिक होती है. जो प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा मतलब सेम पर हेड प्रोडक्टिविटी पर हेड जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है. तो अब दीज स्टेटमेंट्स क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. B. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. C. A is true, but R is false. D. A is false, but R is true. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. Both A and R true, and R is the correct explanation of A. A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या है. जो आसर्शन है कि ट्रांसफरेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री will result in higher national productivity per head. तो जो कृषि से उद्योगों में श्रमिकों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उच्च राष्ट्रीय उत्पादकता होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी यदि हम वर्कर्स को मतलब लोगों को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को ले आएंगे. क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है? डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है. मतलब ये एक पीस ऑफ वर्क जो है दो लोगों के द्वारा हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है? दो लोगों का काम लेकिन 4 लोग 5 लोग उधर एम्प्लॉयड है. तो डिस्क्रीज्ड है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्क्रीज्ड है, मतलब
छुपा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2 लोगों का काम है लेकिन कर रहे हैं 4-5 लोग। जब वो इंडस्ट्री को आ जाएंगे तो इधर जो डिवीजन ऑफ लेबर, इधर इधर जो स्पेशलाइजेशन, हाँ स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होगा तो जो डिस्ग्विज्ड लेबर उस टाइप का नेचर या कैरेक्टर जो एग्रीकल्चर में रहता है वो इंडस्ट्री में नहीं रहेगा। तो पर हेड प्रोडक्टिविटी जो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2129, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु मेड ए स्टडी ऑन प्रिमिटिव इकोनॉमीज? आदिम अर्थव्यवस्थाओं पर अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ए वी मालिनोव्स्की, बी आदम स्मिथ, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रोनिस्लो मालिनोव्स्की। ब्रोनिस्लो मालिनोव्स्की जो ओशनिया ट्राइब है, ट्रुब्रियांड आइलैंडर्स, टोब्रियांडर्स या टोब्रियांड आइलैंडर्स बोलेंगे तो ओशनिया कंटिनेंट में जो है तो उनके ऊपर स्टडी किए थे। मेलानोसिया, पोलिनेशिया, वो सब एरिया में स्टडी किए थे ब्रोनिस्लो मालिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 2130, द इंस्टीट्यूशन ऑफ डीएस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। डीएस की संस्था आधुनिक आर्थिक जीवन का आधार है। ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी बैंक्स, सी प्रॉफिट्स और डी मार्केट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2131, a trade union seeks DS for its members। एक ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के लिए DS चाहता है। ए बेटर वेजेस, बी शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क, सी इम्प्रूव्ड कंडीशंस ऑफ लेबर और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। बेटर वेजेस, बेहतर मजदूरी, शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क, काम के कम घंटे, इम्प्रूव्ड कंडीशंस ऑफ लेबर, श्रम की स्थिति में सुधार, ये सारे ट्रेड यूनियन वाले चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2132, ए ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज द मेथड ऑफ। एक ट्रेड यूनियन किस विधि का उपयोग करता है? मतलब किस टाइप का मेथोडोलॉजी उनके होते हैं, उनका जो एम्स गोल्स है उसको मटेरियलाइज करने के लिए, अचीव करने के लिए उनके मेथड जो है क्या होता है? ए कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी आर्बिट्रेशन, सी स्ट्राइक्स और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी, मिल के जो मतलब वो ग्रुप हो जाते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इंडिविजुअल बार्गेनिंग से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और बी आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करना, स्ट्राइक्स धरना हड़ताल, ऊपर के सभी जो है ये सारे मेथड मतलब ट्रेड यूनियन वाले अपनाते हैं अपना गोल या मतलब उनके जो गोल्स है तो उसको अचीव करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए ये सारे मेथड्स अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2133, द टेरा फर्मा ऑफ कैपिटलिज्म इज। पूंजीवाद का टेरा फर्मा है। ए प्रॉफिट मोटिव, बी डायनामिज्म, सी मोनोपोली और डी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी प्राइवेट प्रॉपर्टी। द मीनिंग ऑफ टेरा फार्मा इज ड्राई लैंड और सॉलिड ग्राउंड। टेरा फार्मा का अर्थ है सूखी भूमि या ठोस भूमि। इसका मतलब है मतलब द टेरा फार्मा ऑफ कैपिटलिज्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसको हम दूसरे टाइप में सोचेंगे कि सॉलिड ग्राउंड, द सॉलिड ग्राउंड ऑफ कैपिटलिज्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। द मेन थिंग, जो मेन मोटिव या मेन थिंग, तो सॉलिड ग्राउंड या सॉलिड रीजन ऑफ कैपिटलिज्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2134, क्वेश्चन नंबर 2134, प्राइस
इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड बाय। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी व्हिम्स ऑफ कैपिटलिस्ट, सी लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के नियम। जैसे एडम स्मिथ बोलते हैं ना, अनसीन लॉज ऑफ मार्केट। अनसीन लॉज ऑफ मार्केट है ये जो लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस, जो मतलब ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगा सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस घट जाएगा। तो इस टाइप का जो लॉज ऑफ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ता घटता रहे। क्वेश्चन नंबर 2135, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई आर सिंपली। औद्योगिक समाजों में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध बस क्या है? ए रिलीजियस, बी फुल ऑफ स्ट्राइफ, सी वर्क वेज कंपैक्ट, डी एक्सप्लॉइटेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्क वेज कंपैक्ट, काम मजदूरी सघन। तो मतलब वर्क और वेज, जितना काम करे उस हिसाब से वेज मिल जाए। तो उनको लेबर पावर चाहिए कैपिटलिस्ट को और लेबरर को वेज चाहिए, बस वर्क वेज कंपैक्ट, है ना। यही है मतलब रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब मार्सियन के टर्मिनोलॉजी से हिसाब से मतलब लेबर पावर जैसे कम्युनिटी के हिसाब से बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना। तो जो लेबरर है उनके जो लेबर पावर वो बेचते हैं आज ए कमोडिटी। तो आज ए कमोडिटी कैपिटलिस्ट खरीदते हैं, हाँ, वेज दे के। तो वेज तो वर्क वेज कंपैक्ट हुआ ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2136, economic activities gradually got unhinged by the earlier bonds of। आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे किसके पुराने बंधनों से मुक्त हो गई? ए फैमिली, बी कस्टम्स, सी रिलीजन एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है परिवार, फैमिली, कस्टम्स, प्रथाएं और रिलीजन, धर्म से मुक्त हो रही है। मतलब जब डेवलप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब स्तर जो मतलब जब हम ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल उस टाइप का सोसाइटी हम जब इकोनॉमिकली एडवांस हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रियली एडवांस हो रहे हैं, तो ये सारे पुराने बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। मतलब अर्लियर बॉन्ड्स फैमिली, जैसे फैमिली क्या था, मतलब इकोनॉमिक यूनिट था, फैमिली में ही प्रोडक्शन होता था। तो आजकल जो फैमिली है केवल कंजप्शन यूनिट है, कंज्यूमर्स है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स ओनली। तो पुराने जो ट्रेडिशनल फैमिली था वो प्रोड्यूस करता था। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है परिवार से, कस्टम से, रिलीजन से वो दूर होते जाते हैं। मतलब उनके जो अर्लियर बॉन्ड्स था फैमिली के साथ, कस्टम्स के साथ, रिलीजन के साथ, धीरे धीरे वो घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 2137, who has remarked that both material rewards and prestige are accorded differentially so that both integrative and adaptive functions are solved। किसने टिप्पणी की है कि भौतिक पुरस्कार और प्रतिष्ठा दोनों को अलग अलग रूप से प्रदान किया जाता है ताकि एकीकृत और अनुकूलित दोनों प्रकार के कार्यों की सेवा की जा सके? ए रेडफील्ड, बी स्पेंसर, सी मार्स और डी मीसेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीसेल। मीसेल has remarked that both material rewards and prestige are accorded differentially so that both integrative and adaptive functions are solved। Question number 2138, who stressed that family and kinship recede into the background in complex societies?
किसने इस बात पर जोर दिया कि जटिल समाजों में परिवार और नातेदारी पृष्ठभूमि में पीछे हट जाती है। रिसीड इनटू द बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड से हट रही है। ए मॉर्गन, बी टायलर, सी मीसेल और डी रेडफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मीसेल। जो डंकन मीसेल है उन्होंने ये कहा था कि फैमिली एंड किनशिप रिसीड इनटू द बैकग्राउंड इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, मतलब बैकग्राउंड से हट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2139, द इकोनॉमी इन ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक जटिल समाज में अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। ए स्ट्रैटिफिकेशन, बी डिफरेंशिएशन, सी स्पेशलाइजेशन और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे सभी स्ट्रैटिफिकेशन स्तर, विन्यास, डिफरेंशिएशन विभेदन और स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का कैरेक्टर, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। Question number 2140. In a complex society, the DAS became dominant in reshaping society around the demands of a rationalized economic process. In a complex society, the DAS became dominant in reshaping society around the demands of a rationalized economic process. एक जटिल समाज में डीएस एक युक्ति युक्त आर्थिक प्रक्रिया की मांगों के इर्द गिर्द समाज को फिर से आकार देने में प्रभावी हो गया। ए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, बी लॉ, सी स्टेट और डी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आर्थिक संस्थान। इन ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस became dominant in reshaping society around the demands of rationalized economic process। सोसाइटी का जो रीसेप होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ये डोमिनेंट होते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सोसाइटी रीसेप होता है सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 2141, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर। औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन। ए इज स्पेशलाइज्ड, बी इज बेस्ड ऑन रूटीन, सी कॉजेस डलनेस एंड बोर्डम और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर इज स्पेशलाइज्ड, विशेषीकृत है, और डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन रूटीन, नैत्य या रूटीन पर आधारित है। कॉजेस डलनेस एंड बोर्डम, सुस्ती और उब का कारण बनता है। तो स्पेशलाइज्ड है, रूटीन है कि इस इतना घंटा इस टाइम से इस टाइम तक आपको करना है। स्पेशलाइज्ड है मतलब स्पेशलाइज्ड लेबर है ना, तो आपका यही स्पेशल नॉलेज है, तो आप यही काम करेंगे। तो एक बड़ा काम को पार्ट वाइज, स्पेशलाइज्ड वाइज स्पेशल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और कजेस डलनेस एंड बोर्डम, सेम काम, छोटे से काम है, मतलब स्पेशलाइज्ड है, फुल्ली स्पेशलाइज्ड, वही काम डेली इस टाइम से उस टाइम तक करना है, तो डलनेस बोर्डम तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वही सेम काम, सेम रूटीन, हाँ, प्रतिदिन आपको करना है, तो इट कजेस डलनेस एंड बोर्डम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 2142, स्पेंसर आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एज सिंपल सोसाइटीज। स्पेंसर ने निम्नलिखित को सरल समाजों के रूप में पहचाना। ए नोमादिक, बी सेमी सेटल्ड, सी सेटल्ड और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो मतलब स्पेंसर ने जो बोला था, द मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल सोसाइटी टू कंपाउंड के और सोसाइटी मूव करता है, और चेंज फ्रॉम मिलिटेंट टू इंडस्ट्रियल, सरल से
यौगिक की और गति और उग्रवादी से औद्योगिक में परिवर्तन, इस टाइप बारे में स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था। सिंपल जैसे उदाहरण हुआ एस्किमोस। फिर कंपाउंड, कंपाउंड जैसे प्रीडोमिनेंटली सेटल्ड एग्रीकल्चरल, जैसे एग्जाम्पल हुआ असंती। फिर डबली कंपाउंड, कंप्लीटली सेटल्ड, जैसे 11th सेंचुरी इंग्लैंड। फिर उसके बाद ट्रेबली कंपाउंड, मॉडर्न सिविलाइज्ड नेशंस, जैसे यूके, यूएसए। तो ये जो ऑप्शंस है, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं। सरल, एस्किमो, फिर यौगिक, मुख्य रूप से बसे कृषि अशांति ट्राइब जैसे, और दोहरा, उसके बाद यौगिक के बाद दोहरा यौगिक, वो होगा पूरी तरह से बसे, 11वीं सदी का इंग्लैंड। और तिहरा यौगिक, जो आधुनिक सभ्य राष्ट्र जैसे यूके, यूएसए। तो ये जो ट्राइब हुए कि नोमादिक, खानाबदोश या याजाबर, और सेमी सेटल्ड, अर्ध बसे, सेटल्ड, बसे हुए। ये जो सेटल्ड है मतलब इतना प्रीडोमिनेंटली सेटल्ड एग्रीकल्चरल वाला नहीं है। ये जो सी में जो ऑप्शन सेटल्ड है वो सेटल्ड है, लेकिन रिलीजियन या उस टाइप का जो इंस्टीट्यूशन फुल्ली, मतलब वो क्या बोलते हैं, फुल्ली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं सोसाइटी को, तो उस टाइप का मतलब फुल्ली सेटल्ड नहीं है, प्रीडोमिनेंटली सेटल्ड एग्रीकल्चर उस टाइप का नहीं है। तो ये नोमादिक, सेमी सेटल्ड, ये सेटल्ड, ये सारे सिंपल सोसाइटी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2143, हु हैज ऑब्जर्व्ड that a simple society is relatively less differentiated than urban industrial types? किसने देखा है कि एक साधारण समाज शहरी औद्योगिक प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम विभेदित है। लेस डिफरेंशिएटेड, सिंपल सोसाइटी इज रिलेटिवली लेस डिफरेंशिएटेड देन अर्बन इंडस्ट्रियल टाइप्स। ये किसने कहा है? ए मॉर्गन, बी जी डंकन मिशेल, सी रूथ बेनेडिक्ट और डी मॉर्टन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जी डंकन मिशेल। उसने कहा कि सिंपल सोसाइटी इज रिलेटिवली लेस डिफरेंशिएटेड देन अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2144, एक साधारण, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द टास्क्स इन ए simple society are spelled out by DS subject to age and sex. The tasks in a simple society are spelled out by DS subject to age and sex. एक साधारण समाज में कार्य DS द्वारा किए जाते हैं जो उम्र और लिंग के अधीन होते हैं। जो टास्क, काम जो मतलब दिया जाता है सिंपल सोसाइटी में, जो टास्क सब होते हैं किस पर आधारित होता है, जनरली किस चीज़ जो ये मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क किसको दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है ए रिलीजन, बी फैमिली, सी ट्रेडिशन और डी ट्राइब हेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेडिशन, परंपरा। सिंपल सोसाइटी में ट्रेडिशन जो है वही है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टास्क मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में। तो द टास्क इन सिंपल सोसाइटी आर स्पेल्ड आउट बाय ट्रेडिशन सब्जेक्ट टू एज एंड सेक्स। एज उम्र और लिंग के हिसाब से ट्रेडिशन जो परंपरा होता है तो उस हिसाब से टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 2145, हु हैज डिफाइंड ए सिंपल सोसाइटी एज वन which forms a simple working whole unsubjected to any other and of which the parts cooperate for certain public ends. किसने एक साधारण समाज की परिभाषा इस प्रकार की है कि वो जो एक साधारण कार्यशील संपूर्ण का निर्माण करता है जो किसी अन्य के अधीन नहीं है और जिसके हिस्से कुछ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सहयोग करते हैं।
किसने ऐसे डिफाइन किया है कि सिंपल सोसाइटी as one which forms a simple working whole unsubjected to any other and of which the parts cooperate for certain public ends. सिंपल सोसाइटी को ऐसे किसने डिफाइन किया है? ए हेनरी ने, बी फेज, सी स्पेंसर और डी मॉर्गन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सिंपल सोसाइटी को ऐसे डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 2146, हु हैज आइडेंटिफाइड सिंपल सोसाइटीज एज पीजन सोसाइटीज? किसने साधारण समाजों को किसान समाज के रूप में पहचाना है? कि सिंपल सोसाइटी आ पीजन सोसाइटी, पीजन सोसाइटी जो है वो सिंपल सोसाइटीज है। ये किसने कहा है? ए मॉर्टन, बी स्पेंसर, सी टाइलर और डी रेडफील्ड। ये पीजन सोसाइटी जो है ये की टर्म है इनके लिए, तो तीनों में से एक है जो पीजन सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा स्टडी किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। उनके जो वर्क पब्लिश हुआ था पीजन सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लिखित किसान समाज और संस्कृति 1956 में ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2147, हु डिस्क्राइब्स सिंपल सोसाइटीज as mostly historical relic of an unprogressive past? कौन साधारण समाजों को अप्रगतिशील अतीत के अधिकतर ऐतिहासिक अवशेष के रूप में वर्णित करते हैं? सिंपल सोसाइटीज को ऐसे किसने डिफाइन करते हैं कि सिंपल सोसाइटीज मोस्टली हिस्टोरिकल रिलिक ऑफ एन अनप्रोग्रेसिव पास्ट? ए मार्की, बी स्पेंसर, सी जॉनसन और डी जी डंकन मिचेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जी डंकन मिचेल। जी डंकन मिचेल ने सिंपल सोसाइटी को ऐसे डिफाइन किया है, सिंपल सोसाइटीज आज मोस्टली हिस्टोरिकल रिलिक ऑफ एन अनप्रोग्रेसिव पास्ट। क्वेश्चन नंबर 2148, सिंपल सोसाइटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अमंग? निम्नलिखित में से किसके बीच सरल समाजों के पहचान की गई है? इनमें से कौन से ट्राइब में जो सिंपल सोसाइटी देखने को मिलता है? ए फॉक्स इंडियंस, बी वांटूस, सी टिकोफास और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फॉक्स इंडियंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा या उसके नॉर्थ में, कनाडा के नॉर्थ में दिखने को मिलते हैं ये फॉक्स इंडियंस। और बांटूस जो है, बांटूस ये सेंट्रल अफ्रीका, मतलब जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, तो अफ्रीकन कंटिनेंट में सेंट्रल अफ्रीका से लेके साउथ ईस्टर्न बांटूस ट्राइब जो दिखने को मिलता है। और जो टिकोफिया ट्राइब है, टिकोफिया जनजाति, टिकोफिया ट्राइब जो है वो ओशनिया, जो ओशनिया कंटिनेंट में दिखने को मिलता है, जो पोलिनेशिया मेलानेशिया उस इलाका में, जो पैसिफिक ओशन के इलाका में, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन उसके बीच में वो जो आइलैंड सब है मेलानेशिया पोलिनेशिया, वहाँ दिखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2149, द इकोनॉमी इन ए सिंपल सोसाइटी इज? एक साधारण समाज में अर्थव्यवस्था है ए बेस्ड ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस, बी रेगुलेटेड बाय कस्टम, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इकोनॉमी इन ए सिंपल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस एंड रेगुलेटेड बाय कस्टम। एक साधारण समाज में अर्थव्यवस्था आपसी सहायता के आधार पर और रीति रिवाज द्वारा विनियमित है। क्वेश्चन नंबर 2150, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 2150। इसके बाद हमारा एक स्पेशल एमसीक्यू है
तो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, डीएस found the economic processes of the Melanesian tribes thoroughly interwoven with the entire social life of society। डीएस ने मेलोनेशियन जनजातियों की आर्थिक प्रक्रियाओं को समाज के संपूर्ण सामाजिक जीवन के साथ पूरी तरह से गूंथे हुए पाया। इकोनॉमिक प्रोसेसेस ऑफ मेलानेशियन ट्राइब्स thoroughly interwoven with the entire social life of society। तो इंटरलिंक्ड है, इंटरवोवन है, जो एंटर सोशल लाइफ से जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस है मेलानेशियन ट्राइब्स। तो मेलानेशियन ट्राइब के ऊपर किसने स्टडी किया है? तो ए स्पेंसर, बी मार्की, सी मालिनोस्की और डी रेडफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रोनिस्लो मालिनोस्की। मेलानेशियन जो ओशनिया कंटिनेंट में जो है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन उसके बीच जो आइलैंड है मेलानेशिया, पोलिनेशिया, तो वहाँ स्टडी किए थे ब्रोनिस्लो मालिनोस्की। ये हमारा स्पेशल एमसीक्यू है और ये क्वेश्चन पूछे थे अनुराग जी। थैंक यू अनुराग जी। क्वेश्चन है द इनिशियल एफर्ट्स ऑफ मॉडर्निटी ड्यूरिंग द रेनेसां period were to set out a broadly DS conception of rationality। ऑप्शंस है ए ह्यूमनिस्ट, बी कंज्यूमरिस्ट, सी ब्यूरोक्रेटिक और डी इवोल्यूशनरी। पुनर्जागरण काल के दौरान आधुनिकता के प्रारंभिक प्रयास निर्धारित करने थे व्यापक रूप से डीएस तर्क संगतता की अवधारणा। ऑप्शंस है ए मानववादी, बी उपभोक्तावादी, सी नौकरशाही, डी विकासवादी। हम इधर दो ऑप्शंस जो है इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे बी कंज्यूमरिस्ट और सी ब्यूरोक्रेटिक को। कंफ्यूजन आता है ए और डी में, ह्यूमनिस्ट और इवोल्यूशनरी। तो हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। कॉन्सेप्ट इधर जो है एक है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का जो 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी है, द राइज ऑफ साइंस एंड रैशनल थॉट, इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आधुनिकता की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, विज्ञान का उदय और तर्कसंगत विचार, व्यक्तिवाद, औद्योगिकरण और शहरीकरण। मॉडर्निटी इज डिफाइंड as a condition of social existence that is significantly different to all past forms of human experience, while modernization refers to the transitional process of moving from traditional or primitive communities to modern societies। आधुनिकता को सामाजिक अस्तित्व की एक शर्त के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानव अनुभव के सभी पिछले रूपों से काफी अलग है, जबकि आधुनिकीकरण पारंपरिक या आदिम समुदायों से आधुनिक समाजों में जाने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये हुआ मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट रेनेसां, ए रिवाइवल ऑफ और रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग, पुनर्जागरण, किसी चीज में रुचि का पुनरुद्धार या नवीकरण। द रेनेसां is credited with bridging the gap between the Middle Ages and modern civilization। पुनर्जागरण को मध्य युग और आधुनिक सभ्यता के बीच की खाई को पाटने का श्रेय दिया जाता है। The Renaissance brought a whole new expansion of cultural experience. It included those outside elite classes and is directed society toward more humanist and realistic perspectives. Without the Renaissance, we might not preserve and appreciate the fine arts as we do today। पुनर्जागरण ने सांस्कृतिक अनुभव का एक नया विस्तार लाया। इसमें बाहरी
अभिजात वर्ग शामिल थे। वर्ग दोबारा हो गया है, 2 बार हो गया है। अच्छा, और इसने समाज को आर्थिक, मानवतावादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर निर्देशित किया। पुनर्जागरण के बिना हम आज की तरह ललित कलाओं को संरक्षित और उनकी सराहना नहीं कर सकते थे। इंडिया में भी जो रिनेसा टाइप का, जो रिवाइवल टाइप का जो हुआ, मतलब आर्य समाज जो हुआ था, दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जो शायद 1875 में जो एस्टेब्लिश किए थे आर्य समाज, वो क्या कहते थे कि बैक टू वेदास। तो वेदास को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वेदास में जो बहुत सारे अच्छी चीज़ है तो उसको वो लाना चाहते थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो होता, तो वो एक रिनेंसा रिवाइवल टाइप का, तो पिछले मतलब ट्रेडिशन से। अब लास्ट में हम रिटर्न में जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, rationality. Rationality, the quality of being based on or in accordance with reason or logic. तर्क संगतता है कारण या तर्क के आधार पर या उसके अनुसार होने का गुण। फिर rationality is the quality or state of being rational based on or agreeable to reason. तर्क संगतता तर्क संगत होने की गुणवत्ता या स्थिति है जो तर्क पर आधारित या सहमत है। जेम्स आर वाइवल ने लिखते हैं कि an evolutionary conception of rationality whether in science or in economics could show that logical mechanical notions of rationality are special cases of something more general. जेम्स आर वाइवल ने लिखते हैं कि तर्क संगतता की एक विकासवादी अवधारणा चाहे विज्ञान में हो या अर्थशास्त्र में, ये दिखा सकती है कि तर्क संगतता की तार्किक यांत्रिक धारणाएं कुछ अधिक सामान्य के विशेष मामले और स्पेशल केसेस ऑफ समथिंग मोर जनरल। और उसके बाद इवोल्यूशन, वो जो टर्म है इवोल्यूशनरी, उसको समझेंगे तो डार्विनियन थ्योरी आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विनियन थ्योरी मोरल जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स व्हिच इवॉल्व्ड टू प्रमोट द सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। डार्विनियन सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णय भावनाओं पर आधारित होते हैं जो मानव समाज के अस्तित्व और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विकसित होते हैं। तो जो क्वेश्चन है, जो स्पेशल एमसीक्यू, उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, इवोल्यूशनरी। क्यों? देखिए, ट्रेडिशन जो मॉडर्नाइजेशन हुआ तो ट्रेडिशन टोटली इरेज नहीं हुआ, टोटली इरेडिकेटेड नहीं हुआ। रिडोल्फ ने लिखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, उनसे इंस्पायर्ड होके प्रोफेसर युगेंद्र सिंह लिखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडियन ट्रेडिशन जो है वो फुल्ली इरेडिकेटेड नहीं हुआ मॉडर्नाइजेशन के इम्पैक्ट से, कि सारे चीज़ गलत नहीं है। ट्रेडिशन इवोल्यूशन का मतलब नहीं है कि पुराना पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए फिर न्यू आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मॉडिफिकेशन होगा, ग्रोथ होगा, मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस होगा। जो क्वालिटेटिव चेंजेस होगा तो वही तो इवोल्यूशन है। तो जो ह्यूमनिस्ट में जो कन्फ्यूजन है उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक इंसान को एक शेर ने पकड़ा, तो सुरक्षा कर्मी जो है, गार्ड है, उसके पास बंदूक है, तो वो क्या करेगा? शेर को मार देगा। शेर को मारेगा किस लिए? ना, इंसान को बचाना है। अगर साइंस उस तक डेवलप करके आ गया कि वो गार्ड के पास बंदूक है और ट्रैंकुलाइजर है, तो क्या करेगा? ट्रैंकुलाइज करेगा।
जो शेर को, लायन को वो ट्रैंकुलाइज करेगा। तो इसमें इंसान भी बच गया और शेर भी बच गया। शेर ज़्यादा उत्पाद मतलब उद्धत हुआ तो उसको चिड़ियाघर में, पिंजरे में हम रख सकते हैं पनिशमेंट की तरह। लेकिन जो ट्रैंकुलाइजर ये जो इन्वेंट हुआ, तो मतलब आविष्कार हुआ, तो इसका मतलब हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से ब्रॉड, इधर पूछा गया है ब्रॉडली, ए ब्रॉडली दिस कंसेप्शन ऑफ रैशनैलिटी, यही तो इवॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इवोल्यूशनरी। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।